हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एसएससी सीपीयू की 2 क्लास ऑलरेडी कर ली है और ये 3rd क्लास है। पिछली क्लास में बीच में ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम का गेम चेंज कर देंगी। और ये जो 3rd क्लास है इसमें भी हम बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम का गेम बिल्कुल ही बदल के रख देंगी। इसीलिए बीच में आने वाली हर एक बात का जवाब आप तैयार रखना। जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं उसका आंसर आप साथ में ही कमेंट करते रहना। आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। और जिस मेरे छोटे भाई बहन ने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो इसके प्रीवियस 2 सेशंस जाके ज़रूर देखना, बिकॉज वही आपका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 5-4 नंबर का गेम सेट कर देंगे। चलो भाई, आ जाओ। अब आज चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोल रहा है, ये जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इसके लिए अपन को एक वन वर्ड चूज करना है जो इसका रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है? जो मानवीयता से प्रेम करे, जिसके अंदर मानवीयता है, दयालुता है, इस प्रकार से। आ जाओ। पहला है रिक्लूज। रिक्लूज क्या रहता है? वैरागी, जिसने जीवन को त्याग दिया हो, वैराग्य ले लिया हो। ठीक है। फिर आता है सिनिक। सिनिक रहता है निंदक, जो निंदा करता हो, क्रिटिसाइज करता हो, उसे बोलते हैं हम लोग सिनिक। फिर आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं? दिमाग वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। तो लास्ट हमारे पास में जो ऑप्शन बचता है वो रहेगा फिलैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या रहता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवीयता का प्रेमी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मानवीयता है, जो लोगों के प्रति मानवीयता रखता है, हेल्पिंग हैंड रखता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। इस बात को नोट करना और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आपने बहुत सारे वर्ड्स पहले ही पढ़े होंगे, है ना? लेकिन जब मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो मुझे साथ साथ में हर एक इम्पोर्टेंट बात भी नोट करके चलनी है। जैसे हमारे पास में वर्ड आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये बात नोट करना। कई बार एग्जामिनर आपसे इसकी स्पेलिंग पूछता है और इसकी स्पेलिंग आपको इस प्रकार से देगा। ठीक है, कई बार आपको इसकी स्पेलिंग इस प्रकार से देगा और स्पेलिंग इतनी बड़ी है इसकी कि आप लोग वहां पर ना कंफ्यूज हो जाओगे कि स्पेलिंग एक्चुअल में इसके अंदर यहाँ पे एच आएगा या नहीं आएगा। तो नोट कर लेना, देगा कहाँ पे गलती? यहीं पर पैटर्न पे 3-4 बार स्पेलिंग दे चुका है एग्जामिनर, यहाँ पर एच लिखा होता है जबकि एक्चुअल स्पेलिंग में एच है ही नहीं। फिलेंथ्रोपिस्ट है वो, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिस्ट नहीं है, पिस्ट है। और इस प्रकार से इसके अंदर एच नहीं आ सकता। ठीक है, चलो और वर्ड्स की बात करें तो अपने पास जैसे ये वर्ड है सिनिक। अब सिनिक क्या रहता है? सिनिक रहता है वो व्यक्ति जो किसी की आलोचना करता है और निंदक होता है जो किसी का। अब निंदक के लिए अपन एक बोलते हैं किसी को कंडेम करना, है ना? किसी को कंडेम करना, कंडेम करने का मतलब भी क्या होता है? किसी की निंदा करना। और कंडेम के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और जोड़ लो, स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज जोड़ लो। तो सिनिक तो अपने पास में निंदक हो गया, कंडेम हो गया किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, और स्क्रूटनाइज जोड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी की आलोचना करना या किसी की समीक्षा करना, किसी को एनालाइज करना, वहां पर भी क्या आता है? स्क्रूटनाइज आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और 1 नंबर का वर्ड। एक एक नंबर के वर्ड की आगे बात करेंगे आज। ठीक है मेरे भाई, तो इस वर्ड को तो मत भूलना। कई बार देखो एग्जाम में स्क्रूटनाइज को कई बार ही पूछ लिया गया है। और स्क्रूटनाइज क्या होता है? निंदक, किसी की निंदा करना, किसी की समीक्षा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसे बोलते हैं स्क्रूटनाइज। जैसे मैंने बोला क्रिटिसाइज करना, तो कंडेम भी चल सकता है, क्रिटिसाइज भी चल सकता है। सिनिक तो हो ही गया, सिनिक तो पर्सन के लिए आता है।
सिनिक में अगर आप समझने का प्रयास करो तो सिनिक एक पर्सन के लिए आ रहा है कि वो एक सिनिक है ना। तो ये एक पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है। ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में काम कर रहा है। जबकि कंडेम, स्क्रूटिनाइज, ये दोनों के दोनों वर्ड्स क्या हैं, इससे अलग हैं, ठीक है। कंडेम करना, किसी की किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, कंडेम करना। पक्का? डन है, याद हो जाएगा भाई। आगे और भी ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके काम की आए। चलो, यहां से अपन आपका पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं पूछना। आप लोगों ने एक बात बतानी है जी। बात क्या बतानी है? एप्रीहेंड और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये क्या जाना, अपने आप हुआ। चलो भाई, ये क्या है, माउस पे होगा। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या बताना है कि एप्रीहेंड और, अच्छा यहां भी एप्रीहेंड ही लिखा गया। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि एप्रीहेंड और एप्रीहेंसिव के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, अंत तक पहुंचते पहुंचते आपने दोनों वर्ड में डिफरेंस बताना है कि एप्रीहेंड क्या है और एप्रीहेंसिव क्या है। मैं आपको 5 मिनट का समय यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं आपको पहले ही आंसर बता दूंगा, जब तक आपको सोच लेना है कि इसके आंसर्स क्या है, ठीक है। तो एप्रीहेंड और एप्रीहेंसिव दोनों में फर्क क्या है भाई, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है सेंटेंस में, उसको हम लोगों को उसका एक सब्स्टिट्यूट यानी उसका रिप्लेसमेंट चूज करना है। जैसे ये वाले जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स का हमें रिप्लेसमेंट चूज करना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो वेरी इंफॉर्मेटिव, यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने के बाद में भी, बहुत ज्यादा सूचना उसके अंदर होने के बावजूद भी, श्वेताज आर्टिकल वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड ऑफ द एडिटर। क्या बोल रहा है? ये जो श्वेता का आर्टिकल है, वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड। मर्सीलेसली क्या होता? बिना दया किए ही रिजेक्ट कर दिया गया। अब अपन को बताना है कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला यहां तक, वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड ऑफ द एडिटर, यहां तक जो ऑफ वाला पार्ट है, इसका रिप्लेसमेंट, इसका सही रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो अपन को पहले चारों ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। और सेंटेंस पे भी देखो, आपके जो सेंटेंस का मेरे भाई पैटर्न आता है ना एग्जाम के अंदर, मेरे भाई जो सेंटेंस का तरीका आता है ना, वो यही आता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, क्या बोल रहा है कि दो वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने के बावजूद भी श्वेता का जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब आप देखो तो यहां लिखा हुआ है ऑफ द एडिटर। अब ये जो एडिटर है ना, ये एक पर्सन है जो एडिट करता है। मान लो हमारी जैसे ये वीडियोस है, ये वीडियोस भी कोई ना कोई एडिट करता होगा। तो ये जो एडिट करने वाला है, पर्सन है, उसे बोलते हैं एडिटर। इसीलिए यहां पर ऑफ द एडिटर ना आकर के किसी पर्सन के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। इसलिए हमारे पास में क्या आना चाहिए? ये तो निकाल ही दो, ये तो देखो फिर वही है ऑफ द एडिटर, ये तो निकाल दो। रिजेक्टेड ऑन, वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड ऑन, ये भी निकाल दो भाई मेरे। सी हमारे पास में आ रहा है वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड ईच, ईच का तो कोई रोल नहीं यहाँ पे। वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड बाय, देखो ये बिल्कुल सही रहेगा। वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड बाय, यानी बिल्कुल निर्दयता के द्वारा, बिल्कुल भी दया नहीं की गई, बिल्कुल निर्दय होकर के रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इसका जो आर्टिकल था वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, सूचना होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा जानकारी होने के बावजूद भी
उनका जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट किसके द्वारा किया गया वो बात है, तो बाय द एडिटर। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं, इस बात को नोट कर लेना। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पार्ट रहते हैं मेरे भाई, और आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा, अगर ये आपको क्लैरिटी मिल गई हो कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस रिवर्स लैंग्वेज का है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, जिन बच्चों को आइडिया नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कोई बात है, कोई बात आपने बोली, उस बात को बोलने के दो तरीके हैं। एक बात बोलने का तरीका क्या है, सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव लैंग्वेज, जो हम लोग जनरली बातचीत करते हैं, हमारी जो भी बातचीत रहती है वो एक्टिव लैंग्वेज के अंदर रहती है। फिर उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस किया हुआ है ना सभी ने। फिर हम लोग जब उसका पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म आती है। और अब अगर कोई पर्सन उसको रिजेक्ट कर रहा है या पर्सन कोई काम कर रहा है, तो हम लोग बाय लगाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, देखो, ये रिजेक्टेड आ रहा है और ये वॉज वर आ रहा है, और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म सीधे सेंटेंस में तो कभी नहीं देखते आप, है ना। सिंपल सेंटेंस में आप लोग क्या देखते हो, आप लोग देखते हो इस प्रकार से, आई वॉज प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी देख लेते हो, ही इज डांसिंग, सॉरी ही वॉज डांसिंग, वर्ब में आईएनजी आप लोग देख लेते हो, है ना, कि ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज डांसिंग। जनरल जो स्टेटमेंट है, जनरल जो बात है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या, वर्ब में आईएनजी। लेकिन जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। तो इसमें देखो वॉज वर आ रहा है मेरे भाई, और वॉज वर के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो एक बात की क्लैरिटी यहाँ रखना कि ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एक्चुअल में। और इसी कारण से हमने क्या किया, इसी रीजन से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है मेरे भाई, यहाँ हम लोगों ने लगाया है क्या, बाय। वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड बाय आएगा, बाय द एडिटर। इस बात को नोट करके चलें, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का एक बहुत ही प्यारा सेशन बना के दिया हुआ है। उस सेशन के अंदर मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है ना एक्टिव पैसिव वॉइस के सेशन के अंदर, आप लोग जाकर के चेक करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना एक्टिव पैसिव वॉइस की, मैंने आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया है जिस प्रकार से ये सेंटेंस आपने पहले देखा अभी। तो जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस जाकर के सेशन चेक कर लोगे ना, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है, किस प्रकार के रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या ट्रिक्स हैं हमें समझने वाली हैं। अगर आपने अभी तक भी एक्टिव पैसिव वॉइस का सेशन नहीं देखा है, जाकर के देखना, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। मैंने ये क्लैरिटी आपको वहाँ दी है मेरे भाई कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते ही क्यों है, उसको बनाने का रीजन ही क्या है, कारण ही क्या है, वो मैंने आपको बात वहाँ पर नोट डाउन करवाई है। ठीक है दोस्त, तो वो जा करके चेक करोगे तो आपको और भी यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो हुआ क्या था, एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक बच्चे ने मुझे इस प्रकार से बोला, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। अब बात समझना यहाँ पे, मेरे भाई इस प्रकार से वहां क्वेश्चन दिया हुआ था, ही वॉज फ्राइटेंड डैश डैश नॉइज। अब बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर तो ना ऑफ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्राइटेंड वर्ड के साथ में ऑफ लगाते हैं, ऐसा उस बच्चे ने बोला। हालांकि जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर, फ्रॉम नहीं आ सकता, विद नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा,
करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, बाय है। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइज। अब रूल समझना है, इसके पीछे रूल क्या काम करता है। देखो ये अगर आप सेंटेंस समझने का प्रयास करो ना, ये सेंटेंस फिर से क्या है, ये सेंटेंस फिर से पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब आप प्रीपोजिशन करोगे तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता, ये वाला वर्ड फ्राइटेंड, अगर ये फ्राइटेंड वर्ड एक्टिव वॉइस में होता तो क्या इसके साथ में पहले कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ रही है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। यू नीड टू हैव दैट आइडिया कि क्या ऐसा कुछ रूल है, ऐसा कोई वर्ड है जो फ्राइटेंड के साथ में ऑलरेडी फिक्स चल रहा है। तो ये यहां देखो, अब ध्यान से पढ़ना है इस बात को। अब समझो मेरे भाई, यहां क्या लिखा हुआ है, नॉइज फ्राइटेंड मी, है ना। अब देख रहे हो जब एक्टिव वॉइस में आप लोग लिख रहे हो नॉइज फ्राइटेंड मी, तो इस एक बात तो साफ समझ में आ गई कि यहां पर कोई भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ही नहीं। ठीक है, इस वर्ड के साथ में कोई भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। जब ऐसे वर्ड्स आपको पकड़ने आने लग जाएंगे ना कि भाई बेसिक जब मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, नॉइज फ्राइटेंड मी आ रहा है, इसके साथ में ऑफ था ही नहीं, तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे ना, तो जैसे जनरल सेंटेंस का बनता है ना एक्टिव से पैसिव, वैसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को। तो यहां पर अगर आता ना नॉइज फ्राइटेंड मी, तो आप समझ लो भाई इसके साथ में कोई भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, चलो इस वजह से क्या हुआ, जब एक्टिव से पैसिव बनाया तब क्या आया यहाँ पे, बाय आया। और ये बात देखो, मैंने ये बात है ना, हमारे जो प्रेपोजिशन के Q&A सेशंस है, आप जा करके चेक करोगे, और एग्जाम से पहले सीपीयू वाले तो चेक करके जाना मेरे भाई बहन, क्योंकि आपकी क्लोज टेस्ट में भी बहुत काम आती है प्रेपोजिशन। जो आप लोग क्लोज टेस्ट करोगे ना मेरे साथी मेरे बंधु, वहां पर भी बहुत काम आएगी प्रेपोजिशन। तो इसलिए प्रेपोजिशन के 4 सेशन बने हुए हैं Q&A, जाके चेक कर लेना, ये वाला कंसेप्ट भी आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट जहां पर हम लोगों ने ये 2 वर्ड्स आपके लिए रखे थे कि भाई आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। वर्ड क्या है, पहला वर्ड है एप्रीहेंड और दूसरा वर्ड है एप्रीहेंसिव। देखो मेरे भाई, ये जो वर्ड है ना एप्रीहेंड, एप्रीहेंड होता है जब किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाया जाए। मान लो पुलिस किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब क्या बोला जाएगा, पुलिस एप्रीहेंडेड हिम। ठीक है, यानी पुलिस ने उसको पकड़ के ले गई और उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगी। फिर एक वर्ड आता है अपने पास में एप्रीहेंसिव। अब एप्रीहेंसिव क्या है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति एंशियस है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति नर्वस है, उससे बोलते हैं एप्रीहेंसिव। इस बात को ध्यान रखना, दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क है। लगता मेरे भाई बहुत सिंपल है, लेकिन एप्रीहेंड होता है इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस के द्वारा लेकर जाना, और एप्रीहेंसिव क्या होता है, एंशियस होना और नर्वस होना। अब कई बार क्या होगा, जैसे एप्रीहेंसिव है ना, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा इसको रिलेट करता भाई, आपको लगेगा मेरे भाई कि ये तो वही वर्ड है, कौन से वाला, कॉम्प्रिहेंसिव की तरह है ना। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, कॉम्प्रिहेंसिव जो है अलग वर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है डिटेल्ड, वर्णित किया हुआ, डिटेल में वर्णन है किसी का, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन ये दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है। एप्रीहेंड अलग है, एप्रीहेंसिव अलग है। ठीक है, और यहां से आपके लिए एक नया मैं वर्ड डाल रहा हूं, आपको आगे आने वाले क्वेश्चन से पहले इस वर्ड को माइंड में डालना है और याद करना है कि इसका आंसर क्या होगा। कॉन्साइज। ठीक है, कंसाइज का आप मुझे बता दोगे आंसर आने वाले मतलब क्वेश्चंस
दो तीन क्वेश्चंस करते हैं और विल बी बैक, हम लोग वापस आएंगे इसी पॉइंट के ऊपर। एंड टिल दैट टाइम यू नीड टू रेडी योर आंसर, आपको अपना आंसर तैयार कर लेना है ताकि हम जब यहाँ पर वापस आए तो मेरे भाई आपका आंसर भी आपके माइंड में तैयार हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, हमें दी गई ईडियम का बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो चूज करना है मेरे भाई। लिखा क्या हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ी है, यानी कोई भी प्रयास में कमी नहीं छोड़ी है, सारे के सारे ही प्रयास अपन ने कर लिए मेरे भाई। तो इसके लिए अब इन चारों में से अपन को चूज करना है कौन सा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है टू विन एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है उसे जीतना, नहीं भाई ये तो इसका मीनिंग नहीं हो सकता। टू कंट्रोल अ पर्सन कंप्लीटली, एक पर्सन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, बिल्कुल मेरे भाई, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कुछ पाने का प्राप्त करने के लिए हर कोई प्रयास कर जाना, वो बनेगा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे मेरे भाई, टू ट्रीट समवन समथिंग एज इफ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ऐसे किसी को ट्रीट करना जो किसी इंपॉर्टेंस का नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा हो, तो ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। क्या होता है ना, आप देखोगे अपने जो हमारे जो माता पिता हैं, अगर इसको आप वहां से रिलेट कर लो तो आपको वैसे ही जो है आधी बातें वैसे ही याद हो जाएगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स हमारे कोई भी चीज का हमें हमारे लिए, भाई हमें वो चीज मिले, हमारे माता पिता इतना प्रयास करते हैं कि वो कोई भी ना कमी नहीं छोड़ते हैं। तो वहां क्या बनेगा, दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी वो कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ते हैं कि उन्होंने ना किया हो अपने बच्चों की सफलता प्राप्ति करवाने के लिए। तो पेरेंट्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, माता पिता इतना प्रयास करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं अपने बच्चों को सफलता प्राप्त करवाने के लिए। तो वैसे क्या बना, टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए हर वो प्रयास करना जो आप कर सके। ठीक है, चलो यहां से मैं आपसे तीन ईडियम पूछता हूं मेरे भाई, बताना भाई। पहली ईडियम क्या है हमारे पास में, आपको मीनिंग बताना है स्नोबॉल इफेक्ट का, कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है। आपको एक मीनिंग बताना है इसका, स्टीर क्लियर ऑफ, और थर्ड अपने पास में है मेरे भाई इन द हैंड्स ऑफ टाइम। तो आपको स्नोबॉल इफेक्ट का भी बताना है, स्टीर क्लियर ऑफ का भी बताना है, इन द हैंड्स ऑफ द टाइम का भी मीनिंग आपको बताना है। ऐसे तो मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी है, मैं भी बताऊंगा आपको ये, लेकिन मैं कहाँ बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर मैं आपको इसका मीनिंग बताता जाऊंगा। तो आप याद कर लो भाई माइंड के अंदर कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होगा, स्टीर क्लियर ऑफ क्या होगा, इन द हैंड्स ऑफ टाइम इसका मीनिंग क्या होगा, ये बात आपको याद करके रखनी है। चलो अपन पीछे चलते हैं और इसका बात कर लेते हैं, कॉन्साइज क्या होता है। कॉन्साइज क्या होता है, स्मॉल, कॉम्पैक्ट। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करता हूं तो मेरे दोस्त अपने इसको बोलते हैं संक्षिप्त। ठीक है, कंसाइज है, कंपैक्ट है, हाँ छोटा है साइज में, तो वहां पर क्या आता है अपने पास में, कंसाइज वर्ड आता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, कंसाइज पूछ लिया गया है कई बार ही। अपने पास में एक कंसाइज देखो, जैसे सी पे ये वर्ड है ना, तो सी पे एक वर्ड और है, कोजेंट।
ठीक है। अब आपको बताना है भाई कोजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक आप इस वर्ड का मीनिंग अपने दिमाग में तैयार रखना। चलो, आओ मेरे भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड आएगा हमें उसका क्या चूज करना है, सिनोनिम चूज करना है। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है। द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्यावरण की जो संस्था है, इशूड अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट को इशू किया है टू कंडेम द डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, पौधों की कटाई हो रही है, हैपनिंग इन द प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, जो संरक्षित एरिया है उसमें जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उसको कंडेम किया है। अब हमें तो बताना है सिर्फ इतना सा कि कंडेम का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर कंडेम का मीनिंग इतना सा है, जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक स्टेटमेंट दिया, किस बात के लिए, पर्यावरण जो विभाग वाले हैं, पर्यावरण के लिए जो हमारे यहाँ संस्था बनी हुई है, उसका जो स्टेटमेंट आएगा किसके अगेंस्ट, डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट ही आएगा भाई। उनका काम क्या होता है, अगर समझो तो उनका काम ये होता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है। लेकिन अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग जंगल वगैरह को सफाया करते जा रहे हैं, तो उसके उसकी क्या करेगा वो, कंडेम करेगा। और कंडेम का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आलोचना करना। अब चार मीनिंग है। पहला मीनिंग है अपने पास में सेंसर। सेंसर क्या होता है, किसी की आलोचना करना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है। फिर है परसुएड। परसुएड होता है किसी को मना लेना, किसी को कार्य करने के लिए राजी करना। फोस्टर, फोस्टर होता है पोषण करना। कंपेल, कंपेल होता है कोई कार्य करने के लिए दबाव बनाना, कंपेल करना किसी को, ठीक है, जोर दिया उसके ऊपर कि ये कार्य आप करो। तो सही क्या बनेगा इसका, कंडेम करना का सही हमारे पास में क्या बनेगा मेरे बंधु, सेंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफोरेस्टेशन हैपनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उसका क्या किया है, कंडेम किया है, उसकी आलोचना करी है। अब मेरे बंधु बात यहां पर ये समझने वाली है, देखो आपने नाम सुना होगा सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंसर बोर्ड, आप फिल्म देखते हो, आजकल फिल्में कितना स्तर गिर गया है ना। मैं तो बच्चों को कई बार बोलता भी हूँ, मजाक मजाक में बोलता हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ मैं उन्हें। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ कि आप लोग है ना, आप लोग 3 घंटे की एक घटिया फिल्म देखते हो, 3 आवर्स की आप लोग एक बहुत ही बेकार मूवी देख करके आते हो और आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। ठीक है। हाँ, अगर मूवी अच्छी है, मूवी मीनिंगफुल है, मूवी से आपने यू गेट टू लर्न अ लॉट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, देन आई एम ऑल्सो हैप्पी। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वट एवर मूवी यू गो टू वॉच, दोज मूवीज आर बिलो द बेल्ट। उनका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल गिरा हुआ है। ठीक है। बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, वेरी डाउन स्टैंडर्ड, वेरी लो स्टैंडर्ड। तो उनका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। अब करना क्या होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप, मैंने ये बोला बच्चों को भाई 3 आवर्स की अगर अच्छी फिल्म है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म देखने जा रहे हो जिसका कोई हमारी संस्कृति पे गलत प्रभाव पड़ रहा है तो फायदा नहीं है। उसकी जगह पर आप, मैं बोलता हूँ 3 आवर का टेंस का सेशन बना हुआ है, जाके चेक करो। और ये 3 आवर आपकी लाइफ में बड़ा ही क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आएंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ये 3 जो घंटे हैं ना मेरे भाई बहन, ये 3 घंटे किसी एक अच्छी बढ़िया नॉलेज वाली फिल्म से कम नहीं है। आप जाके देखोगे ना, आप घूम करके दोबारा आओगे, मुझे बोलोगे सर आपने जो बात बोली थी ना, आपकी बात में बिल्कुल दम था, आपने जो बात बोली वो 101% दैट वाज करेक्ट। हमने देखा, हमें समझ आया, मजा भी आया। ठीक है। चलो भाई,
अब थोड़ा सा इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ इनको अपन वर्ड्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो सेंसर तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया, सेंसर के लिए मैंने आपको बता ही दिया था। किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, वहां पर भी आता है सेंसर। किसी को अपना कंडेम करना, किसी की आलोचना करना, वहां पर भी आता है सेंसर। या फिर किसी को अपने मैंने बोला था क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनी वर्ड से बना हुआ है, ये भी किसी की आलोचना करना, एनालिसिस करना, ठीक है, किसी का आपने एनालिसिस किया तो वहां पर भी अपने पास में ये आता है, ठीक है। फोस्टर क्या होता है, पालन पोषण करना, तो ये तो सिंपल सा वर्ड है, पालन पोषण करना किसी का, ठीक है। जैसे मतलब उसकी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होना। परसुएड होता है मनाना, तो परसुएड आपने किसी को मान लो मनाया, बातों में बहला बहला फुसला के, तो वहां पर वर्ड आ जाएगा, कोएक्स आ जाएगा आपके पास में, कैजोल आपके पास में आ जाता है, ठीक है। तो परसुएड, कोएक्स, कैजोल आ जाता है। कंपेल तो आपके पास में वही आ गया, किसी को फोर्स करना, किसी को फोर्स करना, कंपेल आ गया, है ना। तो ये वर्ड्स अपने इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। एक अपन यहां देखते हैं, पहले अपने यहां आ जाओ भाई, कोजेंट का बताओ भाई, कोजेंट का मीनिंग क्या होगा भाई, सभी बंधु बताओ कमेंट करके। अभी तक अगर नहीं दिमाग में आया तो बताओ भाई कमेंट करके, भाई कोजेंट का मीनिंग क्या हो सकता है। मेरे बंधु, मेरे साथी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यूं ही तन्हा, तन्हा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें मैदान में, लड़ने के लिए ही तो बने हो तुम, क्यों डर रहे हो। गूगल सर्च नहीं करना है? गूगल सर्च नहीं करना है, सीधा बताना है कि कोजेंट का मीनिंग क्या होता है। कल परसों डिस्कस किया है। कोजेंट का मीनिंग मेरे साथ ही होता है कि कोई ऐसी बात बोलना जो किसी को कार्य करने के लिए मना ले। परसुएसिव इसका मीनिंग बनेगा। परसुएसिव का मीनिंग भी क्या होता है कि आप किसी को इस तरीके से बात बोल रहे हो कि वो काम करने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि लॉजिकल ऐसी बात बोलना कि काम कर वो उसमें क्लैरिटी हो, उसे क्या बोलते हैं, कोजेंट अपने बोलेंगे। कोजेंट का मतलब होता है तार्किक रूप से सही बात, तार्किक रूप से सही बात, उसे बोलते हैं कोजेंट। और वही बात क्या बन जाती है, अगर किसी की बात आपको सही लगती है, मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि भाई, लड़कों के लिए खासकर, मान लो लड़कों को किसी ने बोल दिया कि भाई तेरा ना हेयर कट है ना, थोड़े से अगली बार हेयर कट करवा के आए ना, तो अगली बार थोड़े से बाल तेरे लंबे रखना, छोटे बाल तेरे सही नहीं लगते। अब क्या होगा, वो लड़का क्या करेगा नेचुरली, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा मेरे भाई बहन, वो बाल लंबे रखेगा ही रखेगा, क्योंकि जो सामने वाले की बात है वो कॉजेंट बात है, वो परसुएसिव है, उसके दिमाग में जाके तार्किक रूप से उसे सही लगी कि हाँ भाई तुम्हारा भाई तो जो बाल लंबे होते हैं ना, सड़क पे निकलता है तो यूं क्या लगता है ना। तो ये इस प्रकार से, बाकी ऐसी बातों में नहीं आना है, बातों में नहीं आना है। देखो बाल वाल शक्ल वकल कुछ नहीं है, ये विद टाइम इट विल फेड, समय के साथ चली जाएगी। अब होता क्या है, कई दोस्त इतने चतुर दोस्त होते हैं, वो आपको आके बोलते हैं कि भाई तो थोड़े से बाल और लंबे रख लेना, तो क्या लगेगा मैं तुझे बता ही नहीं सकता। उनकी बातों में मत आना, वो तुम्हें बोल रहे हैं कि अगर थोड़े से बाल लंबे और लगेगा रखेगा ना तो क्या लगेगा, तुझे बता ही नहीं सकते हैं। उनका मतलब अच्छे में नहीं है, उनका मतलब बुरे में है। बच के रहना भाई, बहुत चालाक रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो कोजेंट हो गया। कोजेंट का आप ऐसे लिख सकते हो, तार्किक रूप से उचित, तार्किक रूप से उचित कोई बात है, वहां आप इसको लेकर के चल सकते हो कि कोजेंट बात है, तार्किक रूप से उचित बात है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपके पास में ये आ सकता है, कोहेरेंट, ठीक है।
और कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है बात के अंदर क्या है, क्लैरिटी है। थोड़ा सा फर्क है, समझना बात को। कोहेरेंट तो होता है स्पष्ट, किसने कोई लेक्चर दिया, वो आपको समझ आया, वो लेक्चर कैसा था, कोहेरेंट था। लेकिन कोजेंट क्या हो गया है? कोजेंट ऐसी किसी ने बात बोली है आपको, जिसका तर्क सुन के आपको लगा कि ये बात क्या है, सही है। दोनों में फर्क है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे भी पूछते रहेंगे आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तैयार रहना मेरे भाई बहन, बिकॉज यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम का, मैंने पहले भी बोला, जितना आप लोग लिखित में प्रैक्टिस करोगे ना, जितना लिख करके प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे। आई मीन टू से यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम डे बाय डे। जितने आप प्रैक्टिस करते हैं, आप दिन बाय दिन उतना ही बेहतर होते जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, तीनों का मीनिंग निकाल लेते हैं भाई। पहली है हमारे पास में ईडियम स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम ही ग्रोथ होना किसी चीज की। कोई चीज है वो एकदम ही बढ़ जाना, ग्रोथ होना, स्नोबॉल इफेक्ट हो गया, ठीक है। वो ग्रोथ के लिए आएगा। जैसे किसी का व्यापार है, किसी का व्यापार बहुत अच्छा बढ़ गया, तो आप बोल सकते हो कि हिज बिजनेस हैड स्नोबॉल इफेक्ट। उसका जो व्यापार था उस पर स्नोबॉल इफेक्ट हुआ, यानी बहुत अच्छे से वो ग्रो हो गया। सेकंड, स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट चीज है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे बोलते हैं अपने स्टीर क्लियर ऑफ। रास्ते से क्लियर कर दिया अपन ने उसको, है ना, ठीक है। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, इन द हैंड्स ऑफ टाइम। इन द हैंड्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो है वो अब रिवर्स नहीं की जा सकती, वो पुनः क्या है, पहले वाली स्थिति में लौट करके नहीं आ सकती। वो बोलते हैं अपने इन द हैंड्स ऑफ टाइम। क्लियर है? स्नोबॉल इफेक्ट, ग्रो करना, बिजनेस व्यापार वगैरह। स्टीर क्लियर ऑफ, डिफिकल्ट टू अवॉइड इस, सॉरी, डिफिकल्टी को अवॉइड करना, या डिफिकल्ट ऐसी सिचुएशन है उसे अवॉइड करना। इन द हैंड्स ऑफ टाइम, रिवर्स करना, रिवर्स नहीं हो सकती कोई चीज, वो आता है इन द हैंड्स ऑफ टाइम। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको मैं ये बातें, खास खास जो बातें हैं वो बताए जा रहा हूँ। हर एक बात ध्यान से समझनी है, फोकस करना है। फोकस करने से क्या होता है, मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो, उस कार्य पे आप, कितनी उपलब्धि आपकी होगी, उसमें सबसे मुख्य जो एम, जो रहता है चीज, वो रहती है आपकी कंसंट्रेशन। दिक्कत यह है, आप समझने का प्रयास करो कि 90% स्टूडेंट्स के साथ में आज के समय क्या हो रहा है, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का लैप्स है, कमी है। जाते पढ़ने के लिए ही है, बैठते पढ़ने के लिए ही है, उनकी भी गलती नहीं है। माइंड सेटअप जो है वो एक्चुअल में ऐसा हो गया है कि 15 मिनट फोन की तरफ जाएगा और 5 मिनट बुक की तरफ जाएगा। फिर बुक की तरफ गया ही है, बुक में कोई ऐसी बात उनके सामने आएगी, रीडिंग करते समय कोई ऐसी बात आएगी कि दोबारा उसका दिमाग वहां चला जाएगा फोन की तरफ। ये जो फोन से बुक की तरफ स्विच हो रहा है ना बार बार माइंड, ये लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फोन को छोड़ ही दें भाई। कहीं जब आते हैं कहीं से, फोन को कहीं सबमिट कर दें, सबसे बेस्ट वे है। सामने चीज पड़ी होगी, दिमाग जाएगा ही जाएगा, वो कम होना ही होना है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उसके लिए हमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज करना है। ही वॉज प्रोमोटेड टू अ हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसे हायर पोजीशन पे प्रमोट किया गया। ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। उसके केयरफुल नेचर की वजह से और उसके हार्ड वर्किंग एफर्ट्स की वजह से। तो अपने को इस लाइन जो इतना दिया हुआ है ना कि उसे हायर पोजीशन पे प्रमोट किया गया पहले ही साल के अंदर,
और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो इसका रीजन है, उसका केयरफुल नेचर था, हार्ड वर्किंग एफर्ट्स थे, इस वजह से उसको प्रमोट किया गया। हमें इस पार्ट के लिए क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट के लिए हमें एक वन वर्ड चूज करना है जो इसको रिप्लेस कर सके। बिजनेस माइंडनेस माइंडनेस, तो बिजनेस माइंडनेस तो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस माइंडनेस के अंदर फिर हार्ड वर्किंग और केयरफुल नेचर का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है। एलिगेंस, एलिगेंस क्या होता है, कार्य के अंदर सुंदरता, सौंदर्यता, एलिगेंस सफाई, तो वो नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो होता है, मान लो कोई आपने कोई चीज देखी, आपके मन में आया कि ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना, या आपने देखा कोई क्रिकेट खेल रहा है, आपने बोला कि ये जो स्ट्रोक मारा है ये कॉपी बुक स्टाइल में मारा है और कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रोक ये वाला मारा है ना, बता उत्कृष्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये नहीं आएगा। डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस होता है वर्ड बना है किसका, हार्ड वर्किंग का वर्ड है। हार्ड वर्किंग नेचर का या केयरफुल नेचर के लिए जब भी वर्ड अपने पास में आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा भाई वहां पर क्या आता है, डिलीजेंस आता है। ठीक है, तो डिलीजेंस इसका सही रिप्लेसमेंट रहेगा। ही वॉज प्रमोटेड टू अ हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। अपने नेचर की वजह से और हार्ड वर्किंग एफर्ट्स की वजह से उसे प्रमोट किया गया पहले साल के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और नोट करना, जैसे ये जो वर्ड बना है ना डिलीजेंस, डिलीजेंस हमारे पास में नाउन है, क्या है, नाउन है, और इसका एक्चुअल में जो वर्ड है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। डिलीजेंट, ये एडजेक्टिव किसका आता है हमारे पास में, ये हार्ड वर्किंग के लिए आता है। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग के लिए मेरे भाई आया डिलीजेंट, इसलिए यहां पर नाउन के रूप में आ रहा है। डिलीजेंस हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बंधु, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। मजा आएगा भाई पढ़ने का ये। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद अ ग्रामेटिकल एरर। हमें पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, और पार्ट कौन सा होना चाहिए ये दिमाग में रखना सेंटेंस पढ़ते समय। जो अंडरलाइन पार्ट है ना उसी में कहीं एरर छिपी हुई है, कहीं और आप नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए मेरे भाई अपने को सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। द आर्ट हिस्टोरियन, द आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट द पेंटिंग्स वैल्यू, जो पेंटिंग की वैल्यू है, अब ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है, हैज बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, उसकी वैल्यू जो है बहुत कम आंकी गई है। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, कम आंकना। एंड दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक, जो इसका यूनिक भिन्न स्टाइल है और टेक्निक है, डिजर्व्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड पब्लिक अलाइक, जो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड द पब्लिक अलाइक। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा ये वाला हुआ, इसमें देखना एरर है क्या। दूसरा पार्ट ये वाला है, इसमें ढूंढना पड़ेगा एरर है क्या। और थर्ड वाला पार्ट ये वाला है, इसमें देखना पड़ेगा एरर है क्या। सबसे पहले जब भी पढ़ो ना, सबसे पहला काम करना टेंसेस चेक कर लेना, भाई टेंसेस सही है क्या। सबसे जो पहला काम होता है प्राइमरी, वो ये चेक करना कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या। तो जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बातें करते हो तो वर्ब का मतलब क्या होता है, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं है। दूसरा रूल क्या बनता है, जो हमारे टेंसेस पूरे सेंटेंस में फॉलो कर रहे हैं उनका सबका पैटर्न इक्वल है क्या। ठीक है, अब यहां देखते हैं। दी आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू वर्ब से बना हुआ है, आर्ग्यूड है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी टेंस हमारा कौन सा हुआ, पास्ट हुआ। और ये अंडरलाइंड नहीं है, इस बात को नोट करना, ये वाला अंडरलाइंड नहीं है, लेकिन हमें पता लग गया भाई ये पास्ट में शुरू हो रहा है। हैज बीन ग्रेटली
अंडर एस्टिमेटेड। अब ये हैज बीन जो है ये कौन से का है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है, ये वाला पार्ट अंडरलाइन है। फिर ये वाला है इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक। देखो ये बिल्कुल सही है, यूनिक के साथ में यूनिक खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुप्रीम वर्ड है, तो इसमें यूनिक, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक नहीं लगता, ध्यान रखना। एंड टेक्निक ये वाला बिल्कुल दोनों पार्ट सही जुड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिकॉग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी एंड द पब्लिक अलाइक, इसमें भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर अपन टेंस चेक करें ना तो देखो इससे पहले क्या लिखा आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है डिजर्व्ड। डिजर्व्ड कहाँ का है, पास्ट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आर्ग्यूड कहाँ का है, पास्ट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ मेरे भाई इन्होंने क्या दिया हुआ है, हैज बीन ग्रेटली, ये वाला पार्ट, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट में से एरर निकालनी है, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, गलत है। आ जाओ ऑप्शंस देखते हैं। इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक, तो ये वाला तो नहीं था, बता दिया था आपको। रिकॉग्निशन फ्रॉम द आर्ट कम्युनिटी, ये वाला भी नहीं है, निकाल दो। एंड द पब्लिक अलाइक, ये भी निकाल दो। एरर कहाँ पर है, हैज बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में अपने पास में एरर है। अपने को चलना किसके अकॉर्डिंग था, वही जो दिया हुआ है हमें नोट करना पड़ेगा, क्या उसके अंदर सारा जो पैटर्न है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इस बात को नोट कर पाए, या हम लोग इतना नॉलेज अक्यूमुलेट कर पाए कि हमें किस प्रकार से एरर फाइंड आउट करनी है, किस प्रकार से एरर हमें निकालनी है, इतना अगर हम लोग डीपली चीज़ों में जाने लगे ना, तब बात का मजा आने लगेगा। चारों पार्ट्स को बड़ा ही आराम से तसल्ली से पढ़ना, जब भी एग्जाम में बैठोगे। मेरे जो भी भाई बहन, अभी आप लोग क्या है सीपीयू का एग्जाम दोगे, जब सीपीयू का आप लोग एग्जाम दोगे ना, आपके माइंड में एक बात रखना कि क्या मैंने सारी चीज़ों को थोरोली पढ़ा है, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ों को थोरोली पढ़ते हो तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपकी गलती निकले कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इस बात को नोट अपन को करके चलना पड़ेगा। और जो भी मेरे भाई बहन हैं, अभी देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक पूरा हम लोग चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो एक तो देखो एफ बी पर फॉलो कर लेना। एफ बी क्या होती है, एफ बी होती है फेसबुक, फेसबुक पर फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ये वो आपको दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये इंस्टा आईडी है, और इंस्टा आईडी आपकी हर एक चीज़ की सोल्यूशन के लिए बनी हुई है। तो कोई भी क्वेरी होती है आप वहाँ जाके डाला करो, कोई इशू नहीं है। तो अपने को पढ़ना ध्यान से पड़ेगा हर एक बात को। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन है जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो एज एन एल्डर ब्रदर आई इनवाइट यू ओवर देयर। आप आए, इंस्टा पे राइट करें मुझे, डीएम करें, तो मैं आपकी समस्या का समाधान भी बिल्कुल निकाल के दूंगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, लाइफ से रिलेटेड हो, वाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर ले, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आ, कुछ मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। आपके एग्जाम में अगर आ जाएं तो बढ़िया है। एक तो ध्यान रख लेना एम बी, जहां पर भी ये एम बी वर्ड आपको मिले ना, नोट कर लेना। एम बी का मतलब होता है क्या, डुअल के सेंस में। किस सेंस में, डुअल, दोहरे के सेंस में होता है, ठीक है। जहां पर एम बी लिखा है, एम बी होता है दोहरे के सेंस में। अब मान लो मैंने आपको एक वर्ड लिखा है ऐसा, एम्बिगस, ठीक है। जब मैंने आपको एम्बिगस वर्ड लिखा है तो आपको नोट करना पड़ेगा भाई एम्बिगस का मीनिंग क्या होता है, अस्पष्ट कोई बात है, अस्पष्ट कोई बात है, या फिर कोई बात आपके पास में कौन सी है, दोहरे मीनिंग वाली है, दोहरा उसका भावार्थ आ रहा है, वहां पर वर्ड क्या आता है अपने पास में, एम्बिगस आता है, ठीक है। और देखो अब जैसे कई बार आपको ये वर्ड मिलेगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो एक साथ में कई कार्य करने में निपुण हो, एक साथ में कई कार्य करने में
निपुण हो, निपुण यानी कि वो एबल है, समर्थ है, ठीक है, एडेप्ट है। तो ये एम्बीडेक्स्ट्रस हुआ, ये अपने पास में एम्बिगस हुआ। ऐसा ही एक वर्ड आप लोग सुनते होगे, एम्बीवर्ट। अब मेरे भाई ये एम्बीवर्ट वर्ड क्या रहता है? एम्बीवर्ट को अगर आप नोट करो तो इसका मतलब भी है दोहरा। यानी एक तो होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाता है, अपने अंदर ही रहता है, इंट्रोवर्ट है, शर्मीला है, इस प्रकार से। एक आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? बहिर्मुखी। मतलब जो हर किसी से जाके अच्छे से बात कर लेता है, एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है। इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है। लेकिन एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट होता है दोहरे स्वभाव का। कभी तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा और कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई किस बात पे रूठ रहा है और किस बात पे खुश हो रहा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति की गलती नहीं होती है। आपको नोट करना है सारी की सारी जो गलती है इस बेस वर्ड एमबी की है। और एमबी को पकड़ लो, एमबी का मतलब क्या होता है? दोहरे, है ना, दोहरे चरित्र का। ठीक है। अब मेरे को देखो ये एक बात और नोट करना, अगर आपको याद करना हो ना, तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे आप नोट्स बनाते हो, आपने नोट्स बनाए। अब नोट्स बनाते बनाते कई बार क्या होगा, वो नोट्स आपके खराब बनेंगे। तो उसके लिए वर्ड आता है वेग। वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है। आप बोल सकते हो जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको नोटबुक उधारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो नोट्स कैसे बने हुए हैं, वेग नोट्स बने हुए हैं। वेग का मतलब है साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट नोट्स बने हुए, इसलिए मैं आपको नोटबुक नहीं दे सकता। खासकर होता है लड़कों के साथ में। अब लड़के कई बार क्या करते हैं, मान लो स्कूल के अंदर लड़कों के पास में कोई देखो हमारा जो समय था स्कूल में पढ़ने का, खासकर मेरा, मैं बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था। आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स कि मैं लड़कियों से बात ही नहीं किया करता था। मैं छुप जाया करता था लड़कियां देख के, सही बता रहा हूँ। ठीक है। अब कई बार लड़कियां आपसे ऐसे आती है ना, भैया नोटबुक देना, या राहुल नोटबुक देना, दीपक नोटबुक देना। आप नोटबुक नहीं देते हो, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, जो आपने नोट्स बनाए होते हैं, आपकी हैंडराइटिंग इतनी अस्पष्ट होती है कि आपको समझ नहीं आती है कि मैं इसको नोटबुक दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। और नोट्स यानी कि आपकी जो लिखाई आपने लिखे हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो कैसे हैं? वेग नोट्स हैं, यानी अस्पष्ट आपके नोट्स हैं। और इस वजह से क्या है, आप किसी को अपनी नोटबुक नहीं देना चाह रहे। ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, in my till my 12th class, I do remember, till my 12th class, I was a very shy person. I was a core introvert. I wasn't able to talk to girls. I was so afraid that I used to hide myself behind teachers, behind doors, and I wouldn't go inside my classroom, my literature classroom. There were 8 girls, and I was the only boy. I was so shy, so timid. I was intimidated every time, so I never went inside the classroom. Like I used to go inside the classroom, but not with that great courage. ठीक है। तो भाई बहुत दिक्कत रहेगी आगे जीवन के अंदर। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया गया वर्ड है उसका अपने को सेम वर्ड चूज करना है। और वर्ड मेरे भाई क्या है अपने पास में? मोर्न। मोर्न क्या होता है? रोना, विलाप करना। अब विलाप करना के लिए अपने पास में 4 वर्ड्स में से चूज करना है। पहला वर्ड है ड्रेड। ड्रेड क्या होता है? भयानक, भयावह, डरावना के लिए वर्ड आता है ड्रेड, आता है ड्रेडफुल से बना। ड्रेडफुल आपने सुना होगा। फिर आता है अम्यूज। अम्यूज होता है किसी को एंटरटेन करना। ठीक है, अम्यूज आता है। ठीक है। ग्रीव। ग्रीव क्या होता है? ग्रीव होता है दुख। और अप्रूव क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी से सहमत होना, वहां पर भी क्या आता है? अप्रूव आता है। तो चारों वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मोर्न के लिए सही वर्ड क्या बनेगा? ग्रीव। ग्रीव यानी कि दुख, मोर्न यानी कि विलाप करना, है ना। तो दुख की घड़ी में विलाप करता है आदमी, ग्रीव वहां पे सही वर्ड रहेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अब देखो, मान लो मेरे पास वर्ड आया ड्रेड।
मैंने लिख दिया ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या होता है? भयावह, डरावना, भयानक। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं पेट्रीफाइंग हो सकता है, टेरिफाइंग हो सकता है, ड्रेडफुल हो सकता है, हॉरिफाइंग हो सकता है, फ्राइटनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ड्रेडफुल के लिए वर्ड्स हो सकते हैं। ड्रेडफुल मतलब भयावह, डरावना। पेट्रीफाइंग जिससे आप डर जाएं भयंकर रूप से। टेरिफाइंग डरावना। हॉरिफाइंग भयावह डरावना। फ्राइटनिंग जिससे डर लग जाए आपको। ठीक है, और एक वर्ड आता है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग भी क्या होता है? डरावना या किसी को दबाव में रखना, उस सेंस में वर्ड आता है इंटिमिडेटिंग। ठीक है, तो ये सारे वर्ड अपने ड्रेडफुल के लिए बना लेना भाई, काम आएंगे, आगे नोट करते जाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वैलेट एंड पासपोर्ट आई वॉज। क्या बोल रहा है कि अपने को फिल इन द ब्लैंक करना है अप्रोप्रिएट idiom के साथ में। बोल रहा है जब मैं व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वैलेट, जब मैंने अपना बटुआ खो दिया, एंड पासपोर्ट और पासपोर्ट खो दिया, आई वॉज डैश डैश, मैं क्या था? चार ऑप्शन में से चूज करना है। पहला है रोलिंग अप माई स्लीव्स। रोलिंग अप माई स्लीव्स का मतलब होता है कोई कार्य के लिए आप तैयार हो रहे थे। तो जब आपने अपना पासपोर्ट ही खो दिया है, आपने अपना बटुआ ही खो दिया है, पर्स खो दिया है, तो आप किसी कार्य के लिए तो वैसे तैयार नहीं हो सकते। फिर आ रहा है पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन का मतलब होता है फिजिकली, फिजिकली किसी कार्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करना। आ गया ना? जैसे फिंगर्स टू द बोन, यानी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी हड्डियां वड्डियां भी सब आपने काम पे लगा रखी हैं। तो बहुत फिजिकली बहुत मेहनत करना। अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब है किसी मुश्किल स्थिति में होना, किसी मुसीबत भरी स्थिति में होना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस व्यक्ति का पर्स खो जाएगा, जिसका पासपोर्ट खो जाएगा, वो खुश तो होगा नहीं, वो कार्य करने के लिए तैयार तो होगा नहीं, वो कोई अभी मेहनत करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल निराश हो चुका होगा, हताश हो चुका होगा। तो कैसी सिचुएशन में होगा? अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो गया है। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है स्ट्रोम इन अ टी कप। स्ट्रोम इन अ टी कप का आपको मीनिंग बताना है मेरे बंधु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें गिवन वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम चूज करना है। और वर्ड एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द, विपरीत और विलोम। ओरल हमारे पास में वर्ड है। ओरल का मतलब क्या होता है मेरे बंधु? ओरल का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक रूप से कही हुई कोई बात, उसे बोलते हैं ओरल। तो ये है वर्बल। वर्बल होता है बोलकर कही हुई, तो ये तो नहीं होगा। ओब्लिगेटरी क्या होता है? अनिवार्य कोई काम है, ओब्लिगेशन है, करना ही करना है, तो वो भी नहीं होगा, ओब्लिगेटरी नहीं होगा। डिजेक्टेड क्या होता है? निराश या हताश, तो निराश या हताश भी नहीं होगा। और इंस्क्राइब्ड क्या होता है? कहीं पर गुदा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ। तो ये जो ओरल है, ओरल की जगह पे क्या आएगा हमारे पास में? रिटन आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? इंस्क्राइब्ड बनेगा। ओरल की जगह पे क्या बना? इंस्क्राइब्ड हमारा बिल्कुल यहाँ पर। क्योंकि हम लोग देखो विलोम ढूंढ रहे हैं, हम लोग विलोम शब्द ढूंढ रहे हैं, ऑपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं। तो हेंस इट कैन नॉट बी वर्बल। वर्बल तो हो ही नहीं सकता ओरल का, वर्बल होना पॉसिबल नहीं है।
ओरल का मतलब भी है मौखिक और वर्बल का मतलब भी है मौखिक। तो वर्बल का मतलब है भी बोलकर मौखिक, तो ये तो नहीं हो सकता। और कई बार क्या होगा, जल्दबाजी में यही गलती करके आओगे। जल्दबाजी में क्या करोगे, उठोगे, पेपर देखोगे और फटाफट क्या चॉइस बनाओगे, हाँ ओरल दिया हुआ है भाई, ओरल का फटाफट वर्बल कर देता हूँ, मुझे तो आता है आंसर। आता है पर ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एंटोनिम चूज करना है, सिनोनिम नहीं पूछ रहा है। अगर सिनोनिम पूछता तो ओरल का फिर वर्बल कर देते, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। तो अपने को वही काम करना पड़ेगा जो एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, अच्छा आ जाओ, डिजेक्टेड के लिए वर्ड नोट करो मेरे भाई। डिजेक्टेड क्या होता है, निराश या हताश। डिप्रेस्ड हो सकता है। डिजोलेट अच्छा वर्ड है, डेजोलेट, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, हताश, निराश, डिप्रेस्ड, डिजोलेट, डेस्पेयर, नोट करना। तो डेस्पेयर हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिजोलेट हो गया, डिजेक्टेड हो गया, मेलनकली हो गया। ये सारे जो सारे वर्ड्स हैं ये उदास, हताश और निराश के लिए वर्ड आते हैं। इसको अपने माइंड में नोट करके अपन को चलना पड़ेगा मेरे भाई। अपने वर्ड तो कोई भी नहीं छोड़ सकते, आप और मैं वर्ड या वोकैब कोई भी नहीं छोड़ सकते। अपने को हर एक वर्ड पे मेरे भाई बहन कमांड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ भाई, आज का लास्ट वर्ड है, और ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से कमेंट करना, कितनों के सही हुए, कितनों के गलत हुए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही थे या गलत थे। जो भी था आपको कमेंट करके अपना जरूर आंसर देना है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो सेंटेंस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, और इनमें से एक में कहीं पर एरर है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अपन को चूज क्या करना है, गिवन ऑप्शन में से वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। पहले तो ध्यान से पढ़ो, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। मिस्टर वीनू, ठीक है, मिस्टर वीनू यानी कि अपने पास में एक पर्सन आ रहा है, सिंगुलर ही हुआ, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर हुआ। हैज नेवर, तो वीनू के हिसाब से हैज बिल्कुल अपने पास में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लेप्ट इन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, बिल्कुल सही है। ए इग्लो, ये गलत हो गया। इग्लो क्या रहता है, इग्लो रहती है, आपने देखी होगी बर्फ से बनी हुई झोपड़ियां टाइप की, बर्फ से बनी होती है ना झोपड़ियां वगैरह, ऐसे देखते हो आप, कार्टून के अंदर आता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बर्फ की बनी होती हैं, तो उसे इग्लो बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी ई की दे रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो एरर कहाँ पर है, इसमें तो एरर नहीं है, मिस्टर वीनू में भी कोई एरर नहीं है, हैज नेवर में भी एरर नहीं है। यहाँ पर मेरे दोस्त एरर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन इग्लो हमारे पास में आएगा। इस बात को नोट करके अपन को चलना है, ए इग्लो नहीं हो सकता, ठीक है। और नोट करना, आप नोट क्या करोगे, अपने पास में आर्टिकल के भी अपने सेशंस बने हुए हैं, बड़े ही प्यारे बने हुए हैं। आर्टिकल के सेशन जाके चेक करना, पी वाई क्यू चेक करना, मॉडल्स के चेक कर लेना, अपने नरेशन के चेक करना, एक्टिव पैसिव वॉइस के चेक करना। सारे के सारे जो पी वाई क्यू बने हुए हैं टिल डेट, एग्जाम से पहले एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। हो सकता है कि आपके 10 नंबर के आसपास का मैटर जो है, अगर आपने जो मेरी आज ध्यान से सारी बातें सुनी हैं, तो इस क्लास में से भी बहुत कुछ निकलेगा। इसके जो पहले वाले अपन ने 2 सेशन ऑलरेडी कर लिए हैं, वो 1 और 2 सेशन जाके जरूर चेक करना। वहां से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की बातें आने वाली हैं, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सारे के सारे पी वाई क्यू सेशन चेक कर लिए, तो आपका काम ऑलरेडी वैसे ही हो चुका है। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। नीड आई से मोर, क्या मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता है, तो नहीं है अब तो।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे मेरे भाई बहन। सभी को जय श्री राधे। मिलेंगे अगली क्लास के लिए, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत करते रहें। जीवन में कहीं ना कहीं जरूर आप पहुंच जाएंगे। बाय बाय।